देखिए, कांग्रेस से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं कौन कौन सी बनी थी, इस पर अभी मैं चर्चा कर चुका था रिसेंटली। तो काफी सारी जो संस्थाएं हैं डिस्कस हमने कर ली थी, जिनमें से मैंने बताया आपको कि इंडियन एसोसिएशन या भारत संघ और साथ ही पूना सार्वजनिक सभा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इनको आप जरूर याद रखें, इनको भूलना नहीं है। ठीक है। इसके बाद फिरोज शाह मेहता, बकरुद्दीन तैयब, वैसे बकरुद्दीन तैयब जी कहा जाता है इनको, के टी तेलंग, ये तीन जो व्यक्ति हैं इन्हें बंबई की त्रिमूर्ति के रूप में भी जाना जाता है। तो प्रश्न बन सकता है आप लोगों के लिए कि बंबई की त्रिमूर्ति के रूप में निम्न में से किन्हें जाना जाता है, तो फिरोज शाह मेहता, बकरुद्दीन तैयब जी और के टी तेलंग। इन्होंने मिलकर के 1885 में, उसी वर्ष जिस वर्ष कांग्रेस की स्थापना हुई थी, बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना की और 1867 में हिंदू मेला नवगोपाल मिश्र द्वारा स्थापित किया गया। अब हम आते हैं जो हमारा मुख्य विषय है चर्चा का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। 8 दिसंबर 1885 के दिन एक सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी, आप बस इतना याद रखिए कि एओ ह्यूम इनका नाम था। ठीक है। अब इन्होंने एक संस्था की स्थापना की, तो कई इतिहासकार ये मानते हैं कि कांग्रेस की स्थापना जो कि एओ ह्यूम द्वारा की गई है, इनकी अध्यक्षता में की गई, वो भारतीयों की स्वतंत्रता के लिए या भारतीयों के हित के लिए कम होकर के अंग्रेजों के एक सार्जेंट के रूप में कार्य करना चाह रही थी, या उसी के लिए उसकी स्थापना की गई थी, ताकि जितने भी क्रांतिकारी हैं जिनके मन में अपने समाज के उत्थान के विचार पनप रहे हैं और जो अलग अलग संस्थाएं बना रहे हैं, वो इस संस्था के साथ जुड़े और इनके समक्ष विचार रखें और ये उन विचारों को तात्कालिक या उस समय के जो गवर्नर हो या जो भी कंपनी या ब्रिटिश रूल के जो लोग हों उन तक पहुंचाएं, और बिना किसी आंदोलन के जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान कर लिया जाए, जिससे कि लंबे समय तक अंग्रेजों का शासन भारत में बना रहे। ये कई इतिहासकारों का मानना है कि ये इसका प्रमुख उद्देश्य था। ठीक है। क्योंकि उनके मन में प्रश्न ये आता है कि चाहे सेवानिवृत्त हो या सेवा में हो, कोई भी ब्रिटिश अधिकारी क्यों किसी संस्था को बना करके भारत के स्वतंत्रता के लिए कार्यरत रहेगा या फिर भारत के भले का सोचेगा। ठीक है। तो ऐसे प्रश्न उनके उठे थे। तो इफ और बट वाली बातें हैं, बाकी हम उसके संबंध में अपनी कोई विचार नहीं रख सकते हैं। कांग्रेस की भूमिका आप जानते ही हैं कि हमारे स्वतंत्रता के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। लेकिन ये भी आपको मानना पड़ेगा कि गांधी के पहले की कांग्रेस और गांधी के बाद की कांग्रेस में बहुत अंतर है। ठीक है। वो क्या अंतर है, उसी को जानने के लिए हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को 3 चरणों में बांटा हुआ है, जिनमें से कि पहला चरण आप लोगों को कल भी बताया था मैंने, आप अभी भी नोट कर सकते हैं। 1885 कांग्रेस की स्थापना से लेकर 1905 बंगाल विभाजन की घोषणा तक। ठीक है। दूसरा चरण 1905 से लेकर 1919 गांधी जी के भारत में सक्रिय आंदोलन आरंभ करने तक। और उसके बाद तीसरा जो चरण है वो 1919, जहां से गांधी जी का जो प्रभुत्व है या फिर कहें कि उनका जो विचारधारा है वो कांग्रेस में पूरी तरह से शामिल हो गई थी, से लेकर के 1947 जब हमको आजादी मिली तब तक माना जाता है। और 1919 से लेकर के 1947 का जो समय है उसको हम गांधी युग के रूप में भी जानते हैं। ठीक है। तो ये एक ब्रीफ टाइमलाइन है जो आपको अपने मस्तिष्क में रखनी। कई बार ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने चरण माने जाते हैं या इतिहासकारों ने कितने चरण बताए हैं और उनका जो टाइमलाइन है, जो समय है, वो क्या-क्या है। तो उसके लिए आप इसको याद रखें। तो 1885 से 1905 तक की जितनी घटनाएं होंगी वो स्वतंत्रता प्राप्ति के प्रथम चरण की घटनाएं मानी जाएंगी। और ये माना जाता है कि इस चरण में या प्रथम चरण में जो आंदोलन थे बहुत शांतिप्रिय तरीके से हो रहे थे, और शांति प्रिय आंदोलन होने के कारण अंग्रेज काफी मांगे इनकी मांग भी रहे थे। ठीक है ना। लेकिन धीरे 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 जैसे ही ये कर्जन की जो भारत विरोधी नीतियां जो सामने आई,
जिसमें शिमला सम्मेलन प्रमुख माना जाता है और बंगाल विभाजन है, जिसके बाद भारतीयों के अंदर ये बात समझ में आने लगी कि ये हमको आजादी नहीं देने वाले, हमारा भला नहीं सोचने वाले, बल्कि ये तो हमको धर्म के आधार पर बांट रहे हैं, है ना, और बांटो और राज करो की नीति को ही ये आगे चलाना चाह रहे हैं। तो वहां से कांग्रेस की दो धड़ अलग अलग हो जाते हैं, जिनमें पहला है आपका नरम दल, जो शांति प्रिय तरीके से आंदोलन को आगे चलाने को महत्व देता है, और दूसरा है गरम दल, जो नरम दल के नेताओं को ये कहता है कि ये तो बस भीख मांगते रहते हैं, याचक की तरह मांग करते रहते हैं, अब इनकी उन याचनाओं को ठुकराया जाए या स्वीकार किया जाए, वो सिर्फ अंग्रेजों के हाथ में है, और हमारे लिए तो स्वतंत्रता जन्म सिद्ध अधिकार है और हम इसको छीन के रहेंगे। ठीक है, ऐसी कुछ बातें उनके मन में चलती है, और जो गरम दल है वो अ, हिंसात्मक आंदोलन करके आजादी प्राप्त करने की ओर बढ़ता है। ठीक है, तो ये हल्की सी भूमिका थी। अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, तो एओ ह्यूम की अध्यक्षता में प्रथम अधिवेशन पुणे में प्रस्तावित था, किंतु वहां पर ये जो अधिवेशन है वो नहीं हो पाया। उसका कारण था प्लेग रोग का फैल जाना। जैसे आज कोरोना संक्रमण फैला हुआ है, उस समय प्लेग फैला हुआ था। ठीक है ना। तो ये जो सम्मेलन पुणे में होना चाहिए था, वो हो गया आपका बंबई में। तो इस प्रकार से कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन कहाँ होता है? बंबई में ग्वालिया टैंक में स्थित गोकुलदास संस्कृत विद्यालय में आयोजित किया जाता है। ये पूरा ही आप लोगों को याद करना चाहिए, क्योंकि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है ना। इसके बाद भारतीय संघ, सॉरी, आरंभ में तो इसका नाम जो था वो भारतीय संघ रखा गया था, किंतु दादा भाई नारोजी ने सुझाव अपना दिया और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संज्ञा इसको प्रदान कर दी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की संज्ञा प्रदान तो इन्होंने कर दी इसको, ठीक है ना, लेकिन इस समय भारत का जो वॉयसराय था, जो डार्विन था, वो ये माना जाता है कि एहो ह्यूम के माध्यम से भारत में होने वाली सारी गतिविधियों को जानना चाह रहा था, और इसीलिए उसने कांग्रेस की स्थापना का, इसको कह सकते हैं कि एक प्रकार से समर्थन भी दिया था। ठीक है। कांग्रेस की तरफ से प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। कांग्रेस के अधिवेशन के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी को माना जाता है 1885 में। देखिए, आपको ये भी याद रखना है, प्रश्न पूछा गया है कई बार, और ये हमारे भारत की जो धार्मिक एकता है उसका भी प्रतीक माना जाता है कि कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो एक हिंदू धर्म से बिलोंग करते थे। दूसरे अध्यक्ष जो बने इनके दादा भाई नेरोजी 1886 में, वो पारसी थे। तीसरे अध्यक्ष जो बने 1887 में, वो थे बकरुद्दीन तैयब जी, जो कि मुस्लिम थे। और फिर 1888 में जो बने जॉर्ज यूले, जो कि अंग्रेज थे, या कहें कि क्रिश्चियन थे। तो इस प्रकार से चार अलग अलग धर्म के जो लोग थे वो इस संगठन के अध्यक्ष की भूमिका निभा चुके थे। तो यहाँ से ये बात स्पष्ट हो गई थी कि ये संगठन ना तो हिंदू संगठन है, ना ये मुस्लिम संगठन है, ना ही ये क्रिश्चियन संगठन है। ये संपूर्ण भारत के एक सेकुलरिज्म का प्रतीक है। प्रथम अधिवेशन के संपन्न होने पर कलकत्ता के समाचार पत्र द मिरर, द इंडियन मिरर में इसकी जो चर्चाएं थी वो आने लगी, और भारत बंबई में आयोजित भारत में प्रथम, सॉरी, ब्रिटिश शासन में इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय जोड़ दिया गया। ठीक है, इतना बड़ा संगठन खड़ा हो रहा है तो निश्चित रूप से ऐसा होगा, और कई सारे जो देसी संगठन थे जो पहले से चले आ रहे थे वो भी इसमें शामिल होने लगे धीरे धीरे। और ये निश्चित किया गया कि प्रत्येक वर्ष एक अधिवेशन बुलाया जाएगा और उसमें समीक्षा की जाएगी कि पिछले अधिवेशन में जो मिनट्स निकले थे या फिर जो भी निर्णय लिए गए थे वो धरातल में कितने कारगर हुए,
और अब हमें क्या क्या परिवर्तन करने की आवश्यकता है। ठीक है ना। भारत के बाहर भी कुछ संगठन और समितियां बनाई गई थी भारत के आजादी के लिए। कौन कौन सी ये समितियां थी, इनको देख लेते हैं। सबसे पहली थी आपकी 1905 में लंदन इंडियन होम रूल सोसाइटी। श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ये सोसाइटी बनाई गई थी। इसका प्रमुख उद्देश्य भारत में भारतीयों का शासन लाना था, जिस हेतु इंडिया हाउस की आधारशिला रखी गई। और श्याम कृष्ण वर्मा द्वारा द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट पत्रिका का आरंभ भी किया गया। फिर थी गदर पार्टी। गदर पार्टी का नाम तो आपने सुना ही होता है पहले से। लाला हरदयाल इसके संस्थापक माने जाते हैं। और उसके बाद लाला लाजपत राय, ये लोग इस पार्टी से जुड़े और भारत में इन्होंने एक हिंसात्मक या कहें कि उग्र आंदोलन करना आरंभ किया। तो नाम ही गदर है इसका। 21 अप्रैल 1913 1913 में अमेरिका और कनाडा होना चाहिए था, कर्नाटका लिखा हुआ है, कनाडा होगा ये, ठीक है ना। अमेरिका और कनाडा, आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा इसको, में लाला हरदयाल जी द्वारा इस गदर पार्टी की स्थापना की गई। मुख्यालय इसका बनाया गया सैन फ्रांसिस्को, जो कि अमेरिका में स्थित है। 1913 में सोहन सिंह भाखना ने हिंदुस्तान एसोसिएशन ऑफ द पैसिफिक कोर्स नामक संस्था का की स्थापना की, जिसको जिसके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई जिसका नाम गदर था। और इसी के नाम पर गदर पार्टी के नाम से इसको जाना गया। ठीक है। फिर है, ये वो संस्थाएं हैं, वो समितियां हैं जो कि भारत के बाहर बनाई गई थी। इंडियन इंडिपेंडेंस राज बिहारी बोस द्वारा 1942 में जापान में। ठीक है, नाम याद कर लीजिएगा इसका आप, बस इतना इंपॉर्टेंट, इसमें ज्यादा नहीं है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन लंदन 1866 में दादा भाई नौरोजी द्वारा। दादा भाई नौरोजी का नाम इंपॉर्टेंट है। तो जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं, जो बहुत ही ज्यादा कहें कि रिनोन पर्सनैलिटी है इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के लिए, या फिर इंडियन सोसाइटी के उद्धार वाले, तो उनके नाम से बनी हुई सारी संस्थाएं, सारे ही कार्य आपको याद रखने हैं। जैसे राम मोहन रॉय जी हैं और देवेंद्रनाथ टैगोर जी हैं। और उसके अलावा आपको मैंने जो जो पढ़ा रखे हैं, उन सभी को आपने कोशिश ये भी करनी है कि समय निकाल करके उनकी जीवनी पढ़ लें एक बार आप। ठीक है, चाहे आप यूट्यूब से देख लीजिए उन जीवनियों को, चाहे आप नेट से पढ़ लीजिए। क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति विशेष के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे दादा भाई नौरोजी हैं, गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं, इनकी जीवनियां पढ़ लोगे तो आपको कई सारी बातें जो कि किताबों में नहीं मिलती हैं, वो भी आपको पता लगेंगी। ठीक है। ब्रिटिश कमिटी ऑफ इंडिया 1888 लंदन में विलियम बिगबी द्वारा बनाई गई थी। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक प्रमुख अधिवेशन, देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनने से लेकर के अंत तक के बहुत सारी चर्चाएं हैं जो कि आप लोगों के जो कोर्स है उसके सिलेबस के लिए उतनी महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती। अगर आप सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए वो जरूरी है, पढ़ना है आपको। बट क्योंकि स्क्रीनिंग के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको ऊपर ही ऊपर जो टाइमलाइंस है वो देखनी है इनकी। ठीक है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन पर ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पर एक चार्ट बनाया गया है जिसमें कांग्रेस के अलग अलग अधिवेशन किस वर्ष में कहाँ हुए और उसकी अध्यक्षता किसने की, ये लिखा है, इसको आप लोग याद करेंगे। तो 1885 में बंबई में जो अधिवेशन हुआ, उसमें अध्यक्ष थे रोमेश चंद्र बनर्जी, जो कि एओ ह्यूम के तत्कालिक सचिव के रूप में कार्य कर रहे थे। 1886 में दूसरा अधिवेशन हुआ कलकत्ता में, जिसके अध्यक्ष बने दादा भाई नौरोजी, जो कि पारसी थे। 1887 में 87 में मद्रास में एक अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष बने बकरुद्दीन तैयब जी। अब आप ये भी देख रहे हैं कि जो अधिवेशन हो रहे हैं वो एक ही स्थान में नहीं हो रहे हैं, बल्कि बहुत दूर दूर हो रहे हैं। एक देखा आपने बंबई जो पश्चिम में हो रहा है, तो दूसरा देखा आपने कलकत्ता जो कि पूर्व में है। फिर देख रहे हैं आप मद्रास जो कि कहाँ है, दक्षिण में है। और फिर देख रहे हैं इलाहाबाद जो कि उत्तर में है। तो 4 अधिवेशन 4 वर्ष में लगातार देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण में किए गए, ताकि पूरे देश को कवर किया जाए और
हर जगह का, हर क्षेत्र का जो व्यक्ति है वो अधिवेशन में भाग ले। ठीक है ना। तो 1887 में बकरुद्दीन तैयब जी की अध्यक्षता में मद्रास में हुआ था, और 88 में इलाहाबाद में जॉर्ज यूले जो कि प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बने की अध्यक्षता में अधिवेशन हुआ। इसके बाद के जो अधिवेशन है उनको आप पढ़ लीजिएगा, उतने इंपॉर्टेंट वो है नहीं। फिर इसके बाद जो जो इंपॉर्टेंट अधिवेशन होते हैं उस पर हम आगे चर्चा करते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है, ये प्रश्न आप लोग ने कई बार सुना भी होगा और आपको इसका उत्तर पता भी होगा। तो एनी बेसेंट को कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनने का अवसर प्रदान किया गया कानपुर का जो अधिवेशन में। कानपुर फॉर्म में छोटे ऊ की मात्रा होनी चाहिए। तो कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता, सॉरी, कानपुर अधिवेशन में एनी बेसेंट को प्रथम महिला अध्यक्ष का बनने का अवसर प्रदान किया गया। लेकिन भारतीय, देखो एनी बेसेंट तो भारतीय नहीं थी, है ना। तो भारत की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी, सरोजिनी नायडू। ये भी आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाता है कि कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो एनी बेसेंट थी। लेकिन वहीं अगर आपसे दूसरा प्रश्न पूछा जाएगा कि कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय शब्द पर अगर एम्फेसिस किया जाता है तो उसका आंसर रहेगा सरोजिनी नायडू। ठीक है। 1886 के कलकत्ता अधिवेशन के दौरान लगभग 485 प्रतिनिधियों ने भाग लिया और सुरेंद्र नाथ बनर्जी व इंडियन एसोसिएशन के नेताओं ने भी भाग लिया। ठीक है ना। तो आप देख रहे हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जिन्होंने इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी कुछ अपने साथियों के साथ मिलकर के, उन सभी ने कांग्रेस में भाग लिया और धीरे धीरे ये जो देसी संस्थाएं थी उनका विलय कांग्रेस में होने लगा और कांग्रेस एक बड़ी पार्टी के रूप में या बड़े संस्था के रूप में उभरी। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने। कौन, दादा भाई नेरोजी। इन्होंने ब्रिटेन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की थी, ऊपर बताया है आप लोगों को मैंने। भारतीय सुधार कमेटी की स्थापना भी इन्होंने की। इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य भी चुना गया था। तो देखिए दादा भाई नौरोजी के संबंध में आप और अच्छे से जानकारी जुटाइएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से क्या क्या महत्वपूर्ण इनके संबंध में है। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट का सदस्य चुनने का अवसर मिला, इनको बनने का अवसर मिला। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना इन्होंने की ब्रिटेन में। भारतीय कांग्रेस के ये 3 बार अध्यक्ष रहे। ठीक है ना, जिनमें से पहली अध्यक्षता इन्होंने 86 में कलकत्ता अधिवेशन में की थी। इन्हें ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये तो हो गया। इनका मत था कि भारतीय जनता का दायित्व अंग्रेजों द्वारा भारत के शोषण और भारत के धन को इंग्लैंड ले जाने का परिणाम है। तो जो ब्रेन ड्रेन का जो कंसेप्ट है वो भी इनके द्वारा दिया गया। ठीक है। इनका ये मानना था कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं कि जो भारत का जो धन है वो पूरा का पूरा जिस पर भारत का अधिकार है उसको इंग्लैंड ले जा रहे हैं। राइट। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये स्पेशली आप अंडरलाइन करिएगा, नोट बना रहे हैं आप हाथों हाथ तो। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन इंडिया भी कहा जाता है और ये कांग्रेस के नरम पंथ के अग्रणी नेता थे। तो प्रश्न कई तरीके से पूछा जाता है एग्जाम में आपसे, जब नरमपंथी गरमपंथी पूछेंगे तो नरमपंथी नेता कौन कौन थे, प्रमुख गरमपंथी कौन कौन थे, ये भी आपको याद होना चाहिए। 1888 में जो कांग्रेस का इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उस समय विलियम डिब्बी द्वारा ब्रिटिश कमेटी ऑफ लंदन की स्थापना की गई थी। फिर 1885 से 1905 का आरंभिक 20 वर्ष का जो काल है वो सफलतापूर्वक चला, क्योंकि इस समय जो आंदोलन थे वो शांतिपूर्ण तरीके से किए गए। तो जब अशांति होगी तभी तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है। अगर आप कहीं पर धरना देने बैठ जाते हैं, आप किसी प्रकार से ना तो जो पब्लिक वाहन होते हैं उनको क्षति पहुंचा रहे हैं, ना ही पथराव कर रहे हैं, ना ही किसी का नुकसान कर रहे हैं, आप चुपचाप एक पार्क में बैठ के धरना दे रहे हैं, तो जो प्रशासन है उसको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। राइट। तो इस प्रकार से जो कांग्रेस का जो प्रथम चरण था, या कहें कि भारतीय आंदोलन का प्रथम चरण था 1885 से 1905, वो बहुत ही सफलतापूर्वक चला। तो कुछ मांगे इनकी मानी भी गई, कुछ मांगों को इनकी ठुकराया भी गया। इसके अंतर्गत कांग्रेस द्वारा सामाजिक सुधार, भारतीयों को आधिकारिक
प्रशासन में लाने की मांग की गई, साथ ही उच्च सरकारी पदों पर सम्मिलित करने की मांग भी रखी गई। तो कांग्रेस का की मांगों में कुछ महत्वपूर्ण मांगे इस प्रकार थी कि एक तो इनका ये कहना था कि भारतीयों को, जैसा कि मैकॉले ने कहा था, कि हम केवल इतनी ही शिक्षा देंगे कि वो हमारे क्लर्क बनकर के काम करें। और जो ब्रिटिश शासन की जो नीतियां थी उसमें भी भारतीयों को उच्च पदों पर आसीन नहीं किया जाता था। किसी अगर आर्मी में किसी भारतीय को सम्मिलित किया जाएगा तो उसे सैनिक बन के रहेगा, वो उसमें ऑफिसर रैंक तक नहीं जा सकता। तो इनका ये कहना था कि भारतीयों को बराबर का अधिकार दिया जाए, जिस प्रकार से अंग्रेज किसी भी विभाग में अधिकारी पद पर आते हैं वैसे ही भारतीयों को भी अधिकारी पद में चुना जाए। ठीक है ना? तो इस प्रकार की इनकी मांगे थी। तो ये मांगे अब पूरी हुई या नहीं हुई आगे देखते हैं। किंतु कांग्रेस ने कभी स्वतंत्र भारत की मांग नहीं की। अब ये कह रहे हैं कि हमारे लिए इतना कर दो कि हमारे लोगों को आप बड़े बड़े पदों में रख दो, ठीक है, हमारे यहाँ पर थोड़ा सा सुधार कर दो, ठीक, आप शोषण मत करो। लेकिन आजादी की बात इन्होंने की ही नहीं। तो अंग्रेजों के लिए किसी प्रकार से प्रॉब्लम का विषय बने ही नहीं। ठीक है ना? तो ब्रिटिश सरकार से भारतीयों के प्रति सिर्फ सहानुभूति एवं न्याय की दृष्टि रखने की ये अपेक्षा करते थे। अब 1900 से लेकर 1905 के बीच में थोड़ा समय बदला, और लॉर्ड कर्जन जब ब्रिटिश गवर्नर बन के भारत आए तो इन्होंने कुछ ऐसी नीतियां अपनाई जिससे कि भारतीयों में रोष उत्पन्न होने लगा। जिनमें से पहली नीति थी इनकी फूट डालो और शासन करो की नीति। इन्होंने ये पाया होगा कि जो मुस्लिम हैं, जो हिंदू हैं, उनके कल्चर में बहुत ज्यादा विविधता है। तो उन विविधताओं का लाभ उठा करके क्यों ना इनके बीच फूट डाली जाए, ताकि ये आपस में मिल करके हमारे खिलाफ संघर्ष ना करें। जिसके लिए इन्होंने सबसे पहला कदम उठाया और बंगाल का विभाजन करने का प्रयास किया। लेकिन जब इन्होंने बंगाल विभाजन करना चाहा और इनसे कांग्रेस के जो नेता थे उन्होंने ये बात रखी कि भाई आप कांग्रेस ये बंगाल का विभाजन क्यों करना चाह रहे हैं, या भारतीय जो नेता थे उन्होंने ये बात पूछी कि आप बंगाल का विभाजन क्यों करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने बोला कि भाई बंगाल एक बहुत ही बड़ा क्षेत्र हो गया है और यहाँ एक से एक प्रबुद्ध वर्ग के लोग हैं। तो हमें इतने बड़े क्षेत्र को एक साथ संभालने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो प्रशासन की दृष्टि से ही हम इसको क्या कर रहे हैं, दो भागों में बांट दे रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बन गया, ठीक है, अभी आंध्र प्रदेश से तेलंगाना बन गया। तो बनाने का आधार क्या बताया नेताओं ने, कि क्योंकि ये बहुत बड़ा क्षेत्र हो रहा है, एक साथ संभालना मुश्किल हो रहा है। बट उसके पीछे मंशा क्या रहती है नेताओं की, कि भाई अगर दो राज्य बनेंगे तो भाई हम जो जो नेता हैं वहां के, उनको वहां पर मंत्री बनने का मौका मिलेगा। अधिक से एक ही राज्य में एक मुख्यमंत्री हो सकता है, और अगर उस राज्य के दो भाग कर दिए जाए तो दो राज्य बन जाएंगे, दो दो व्यक्ति जो योग्य है तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं। तो इस प्रकार की इनकी मंशा रहती है, क्योंकि नेता कभी समाज का भला तो नहीं सोचते, आपको पता ही है। ठीक है ना? तो वो अपना भला देखते हैं। इसी प्रकार से अंग्रेजों ने अपना भला देखा था, बट वो कॉन्फिडेंस में लेने के लिए बता रहे थे कि प्रशासन की दृष्टि से हम इसको दो भागों में बांट रहे हैं। लेकिन बांटने का जो तरीका इनका था वो कुछ इस तरीके से था, जिस क्षेत्र में मुस्लिम बहुत ज्यादा थे उनको इन्होंने पूर्वी बंगाल बना दिया, और जिस क्षेत्र में हिंदू अधिक थे उसको इन्होंने पश्चिम बंगाल बना दिया। तो धर्म के आधार पर इन्होंने इसको बांट दिया, और ये बात कई सारे कांग्रेस नेताओं ने महसूस की। और इसके बाद बंगाल विभाजन का एक व्यापक विरोध आरंभ किया गया, और जिस दिन बंगाल विभाजन की घोषणा की गई थी उसको काला दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया। और ये कहा जाता है, इतिहासकारों ने ये कहा है, या आप लोगों की जो किताबें पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ भी है, कि उसी समय जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुई तो मुस्लिम और हिंदुओं ने अपनी एकता को दिखाने के लिए आपस में एक दूसरे को राखी बांधी, और उसको राखी दिवस के रूप में भी मनाया। ठीक है? तो बंगाल विभाजन को 1905 को कांग्रेस की अखंडता को छिन्न भिन्न कर दिया गया, जिस कारण लाल बाल पाल, ये भी आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लाल बाल पाल में लाल कौन है? लाला लाजपत राय। बाल कौन है? बाल गंगाधर तिलक। और पाल कौन है? बिपिन चंद्र पाल। ये तीनों नाम याद रखिएगा आप लोग। ये गरम दल के नेता बने, ठीक है, के उग्र स्वभाव ने कांग्रेस की पूर्व शैली की आलोचना हुई, और कांग्रेस अब गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गई।
लाल बाल पाल ने अब ये तय कर लिया कि भाई जिस शांतिपूर्व तरीके से आप लोग याचनाएं कर रहे हैं उसका ही ये परिणाम है कि आज इन्होंने हमारे देश का बंटवारा करना आरंभ कर दिया, वो भी धर्म के आधार पर। तो अब तुम्हारी नीतियां तो पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं काम नहीं कर रही हैं, अब हम नई नीति में चलेंगे और अंग्रेजों से हम अपने देश को वापस ले लेंगे। ठीक है ना। और इसी समय वंदे मातरम का नारा गूंजा, और वंदे मातरम किसने लिखा है आप लोग जानते ही हैं। भारत में गूंजने लगा, साथ ही स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे प्राप्त करके रहूंगा, जो कि बाल गंगाधर तिलक द्वारा लिखा गया था अपनी जो पत्रिका है केसरी में। तो केसरी नामक पत्रिका में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे प्राप्त करके लिखूंगा जैसे क्रांतिकारी वाक्यों का या कहेंगे शब्दों का या घोषणाओं का प्रयोग किया। और कांग्रेस के दो दल यहां बन गए, एक नरम दल एक गरम दल। तो गरम दल के प्रमुख नेता थे बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, और साथ ही अरविंद घोष। अरविंद घोष कुछ ही समय तक इसके नेता रहे, उसके बाद जब इनको जेल में डाला गया, सजा हुई, तो जेल से बाहर आने के बाद इन्होंने संन्यास ले लिया पूरी तरह से राजनीति से, और ये अरविंद आश्रम में चले गए अपने, और वहां पर ये एक प्रकार से एक फिलोसोफर बनकर के, एक शिक्षाविद बनकर के रहने लगे। नरम दल के नेताओं में जो पुराने नेता थे वो सभी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, गोपाल कृष्ण गोखले थे और फिरोज शाह मेहता थे। गोपाल कृष्ण गोखले अंग्रेज सॉरी गांधी जी के राजनीतिक गुरु के रूप में भी जाने जाते हैं। ठीक है, ये भी आप लोग आगे पढ़ेंगे। तो अभी नाम आया है, तो जहां पर नाम आता है तो उससे संबंधित हम चर्चा कर लेते हैं, ताकि ठीक लग रहे आप लोगों को चीजें रिकॉल करने का अवसर मिले। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ, और हुआ क्या कि पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल दो भागों में इसको बांट दिया गया। पश्चिम बंगाल में बंगाल, बिहार, उड़ीसा, जो कि हिंदू बहुल्य क्षेत्र थे और आज भी हैं, को शामिल किया गया। और पूर्वी बंगाल, जो कि आज का बांग्लादेश है, में बंगाल का पूर्वी क्षेत्र, असम, जो कि मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र थे, उनको शामिल किया गया। देखिए 20 जुलाई 1905 के दिन बंगाल विभाजन की घोषणा की गई। ठीक है, और 16 अक्टूबर 1905, तीसरी लाइन देखिएगा, 20 जुलाई को तो घोषणा की गई कि बंगाल विभाजन किया जाएगा, और 16 अक्टूबर को बंगाल विभाजन लागू कर दिया गया। ठीक है, तो आपसे अगर ये पूछता है कि बंगाल विभाजन किस दिन हुआ, तो तारीख आपको याद रखनी है 16 अक्टूबर 1905। घोषणा वाली तारीख आपको याद नहीं रखनी है। घोषणा पूछ लेगा तो अलग बात है, वरना सामान्य ही पूछेगा कि किस दिन बंगाल विभाजन हुआ, तो 16 अक्टूबर 1905 के दिन बंगाल विभाजन लागू हो गया था। इसी कारण 16 अक्टूबर 1905 के दिन को संपूर्ण बंगाल में शोक दिवस के रूप में मनाया गया, या काला दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, जिसे बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर के सुझाव पर जन एकता या मैत्री दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। तो 16 अक्टूबर 1905 के दिन तो इसको शोक दिवस के रूप में मनाया गया, लेकिन बाद में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि शोक दिवस जो है शब्द अच्छा नहीं है, तो आप ऐसा करिए, इसको जन एकता दिवस के रूप में मनाइए, कि जिसमें हम हिंदू मुस्लिम की एकता को दिखाएं। क्योंकि बंगाल की विभाजन करने का आधार इन्होंने रखा था, अंग्रेजों ने, हिंदू मुस्लिमों को बांटना। और रविन्द्रनाथ टैगोर का मानना था कि अगर आपको लगता है कि इस विभाजन से आप बटे नहीं हो, आप और नजदीक आए हो, तो इसको आप मैत्री दिवस के रूप में मनाइए। ठीक है, सूरत अधिवेशन 1907 में कांग्रेस पूर्ण रूप से गरम पंथ और नरम पंथ में विभाजित हो गया। सूरत अधिवेशन, तो किस अधिवेशन में कांग्रेस के दो दल, नरम दल और गरम दल, एक दूसरे से अलग हुए, तो वो अधिवेशन है सूरत अधिवेशन। आपको अधिवेशन याद रखना है, क्योंकि परीक्षा में अधिवेशन पूछा जाता है, वर्ष कम पूछा जाता है। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष थे राज बिहारी बोस। 1907 में लाला लाजपत राय को गिरफ्तार करके बर्मा भेज दिया गया, और लंबे समय तक उनको वहीं रखा गया। बिपिन चंद्र पाल को 6 वर्ष की जेल हो गई, और इसी क्रम में 1908 में बाल गंगाधर तिलक को 6 वर्ष के लिए बर्मा भेज दिया गया। तो क्योंकि ये तीन ही नेता थे जो उग्र स्वभाव के थे और जो हिंसात्मक नीति अपना सकते थे, तो अंग्रेजों ने इन
कि इन नीतियों से बचने के लिए इनको पहले ही ठिकाने लगा दिया, या कहें कि जेल में या भारत से बाहर भेज दिया। उन्नीस सौ पांच के कांग्रेस अधिवेशन जो कि वाराणसी में हुआ, में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा स्वदेशी अपनाने तथा विदेशी का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। किंतु नरम दल के नेता बहिष्कार के पक्ष में नहीं थे, जबकि गरम दल के नेता बहिष्कार के पूर्णतः पक्ष में थे और चाह भी रहे थे कि यह बहिष्कार किया जाए। ठीक है, देखिए 1905 में बंगाल विभाजन के बाद विचारों में भेद आया, मतभेद आया इनके बीच में, लेकिन जो दल हैं वो 1907 में एक दूसरे से अलग हुए। 1906 में दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में कलकत्ता अधिवेशन हुआ और वहां पर स्वराज प्राप्ति का कांग्रेस ने एक लक्ष्य बनाया कि अब जो नरम दल है वो भी अपने इस भारत देश को आजाद कराने के लिए लड़ाई लड़ेगा। 1907 के सूरत अधिवेशन में तो बता ही दिया था आपको मैंने कि गरम दल और नरम दल एक दूसरे से अलग हो गए थे। इसके बाद 1909 में माले मिंटो सुधार, जिसमें माले जो थे वो सचिव थे और मिंटो जो थे वॉयसरॉय थे। और इस माले मिंटो सुधार में क्या क्या सिफारिशें थी, ये सारी चर्चाएं मैंने जो पहले आप लोगों को पढ़ाया है उसमें पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में की हैं। ठीक है, तो अभी आगे हम पढ़ेंगे जब पॉलिटिकल साइंस, तो वहां पर हम ये पढ़ते हैं जो कि आपका संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के अंदर ये टॉपिक आता है। वहां पर हम सारे ही जितने सुधार हैं या फिर जितने भी आपके इनके अंग्रेजों के वो आए हैं, कानून आए हैं, उन पर हम चर्चा करते हैं। तो माले सचिव और मिंटो वायसराय याद रखना है आपको। ठीक है, ये प्रश्न पूछा गया है माले मिंटो में, माले क्या थे और मिंटो क्या थे, या फिर कौन इनमें सचिव था, कौन इनमें वायसराय था। इसके बाद जो बंगाल विभाजन हुआ था 1905 में, उसकी वजह से इतनी अशांति भारत में हो गई कि जो शासन करना था अंग्रेजों का वो बहुत मुश्किल हो गया और निर्णय लिया गया कि अब बंगाल विभाजन को रद्द कर देना चाहिए ताकि दोबारा से शांति बहाल की जा सके। तो दिल्ली दरबार 1911 में, जहां पर जॉर्ज पंचम मुख्य अतिथि बनकर के आते हैं, जो कि तात्कालिक ब्रिटेन के राजा थे। ठीक है, और आपको यह भी याद रखना है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम जनगण मन जॉर्ज पंचम के लिए दिल्ली दरबार में 1911 के समय में ही गाया था। ठीक है, ये याद रखना जरूरी है। ठीक है ना, तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि सर्वप्रथम रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा जनगण मन कब और किसके लिए गाया गया, तो जॉर्ज पंचम के लिए दिल्ली दरबार में गाया गया। और इसीलिए उस समय के जो भारतीय नेता थे वो रविन्द्रनाथ टैगोर से नाराज हुए थे कि इन्होंने अंग्रेजी राजा के लिए ये गीत क्यों गाया, और आज भी इसकी आलोचना की जाती है। इसी दौरान बंगाल विभाजन को भी रद्द कर दिया गया और एक संपूर्ण प्रांत बन गया। जो बंगाल पहले का बंगाल था वो दोबारा से वैसा ही बन गया। भारत की जो राजधानी है वो इसी समय कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दी गई। तो अगर ये प्रश्न पूछा जाए आपसे कि भारत की राजधानी किस वर्ष कलकत्ता से दिल्ली बनाई गई, तो वो आपका है 1 अप्रैल 1912। 1 अप्रैल ऐसे याद रखना कि कोई भी वित्तीय वर्ष जो है अंग्रेजी कैलेंडर में वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 1912 में ये हुआ था। ठीक है, तो दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो उत्तर रहेगा आपका 1 अप्रैल 1912। उससे पहले कलकत्ता ही अंग्रेजों का गढ़ था और इनका जो मुख्यालय था वो कलकत्ता में ही था, तो कलकत्ता ही इनकी राजधानी के रूप में थी। तो चलिए फिर आज मुझे लगता है कि हमें इतना ही करना चाहिए, इससे अधिक शायद संभव आज नहीं हो पाएगा। अभी आप लोगों का कोई प्रश्न है तो आप